जय हिंद जय भारत दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश मीट में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आकाशदीप सराठे और आज हम जो हमारे टेंस का एडवांस चल रहा था और उसके आगे यानी लेक्चर नंबर 3 जो हम लोग देख रहे हैं उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्टिन्यूस वर्ब और नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब के बारे में। क्या आपको पता है कॉन्टिन्यूस वर्ब क्या होता है या आपको पता है नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब क्या होती है। कॉन्टिन्यूस वर्ब और नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब होती क्या है पहले इसे हम जानते हैं और इसके बाद फिर हम देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में किस तरीके के नियम को लागू किया जाता है और पटवारी में या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में यहां पर किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे वो हम देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कॉन्टिन्यूस वर्ब क्या होती है। जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कॉन्टिन्यूस का मतलब जिस भी सेगमेंट में कॉन्टिन्यूस आता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है। एग्जैक्टली उसे ही क्या कहा जाता है दोस्त, कॉन्टिन्यूस वर्ब। ऐसी वर्ब जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो उसे हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस वर्ब, और ऐसी वर्ब जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ना हो, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वो क्या होती है नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब। यानी जहां कहीं भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिखती है वो कॉन्टिन्यूस वर्ब है, और जहां कहीं भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी नहीं दिखता वो आपकी नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब होती है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, जो नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं है तो वो कौन कौन सी हो सकती हैं, तो देखते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें आईएनजी है क्या, नहीं है, तो ये नॉन कॉन्टिन्यूस है। वर्ब की सेकंड फॉर्म इसमें आईएनजी है, नहीं है, तो ये हमारी कौन सी नॉन कॉन्टिन्यूस फॉर्म। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें भी आईएनजी नहीं है तो ये भी हमारी क्या होगी दोस्त, वर्ब की सॉरी नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जो होती है वो भी हमारी नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब है। क्यों, क्योंकि इसमें आईएनजी नहीं है। तो केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जिसमें आईएनजी आता है वो हमारी कॉन्टिन्यूस वर्ब है, और जिसमें आईएनजी नहीं आता वो हमारी नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब है। अब हम देखने वाले हैं रूल जो कि है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को लेकर, और वो कुछ इसी से संबंधित होगा। तो आइए चलिए देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पहला हमारा रूल क्या कहता है वो देखते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में पहला रूल ये है कि कुछ ऐसी वर्ब्स जो आईएनजी में परिवर्तित नहीं होती उनका इस्तेमाल कभी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में नहीं करना है, पहली चीज। अब जो V1 प्लस आईएनजी होती है वो हमारी क्या होती है, कॉन्टिन्यूस वर्ब। और हम कह रहे हैं कि ऐसी कुछ वर्ब्स जो आईएनजी में फॉर्म चेंज नहीं होती है तो वो हमारी होगी नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब। यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ऐसे कुछ वर्ब्स जो कभी नहीं आती, जिनका फॉर्म आईएनजी में कभी होता ही नहीं है, उन्हें कहा जाता है नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब। कौन सी वर्ब कहा जाता है, नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब। अब ऐसी वर्ब्स को हमने 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया हुआ है। कितनी कैटेगरीज में, 3 कैटेगरीज में। एक तो ये हो गई 1 यानी मेंटल और इमोशन, यानी मेंटल और इमोशन से संबंधित कुछ ऐसी वर्ब्स जो आईएनजी में परिवर्तित नहीं होती उन्हें नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब कहा जाएगा। दूसरा हमारा है दोस्त सेंसेस यानी कि आपकी इंद्रियां, जितनी भी पूरी इंद्रियां होती हैं वो। और तीसरा हमारा जो होता है कम्युनिकेशन यानी आदान प्रदान या संवाद, जो जिसे आप हिंदी में कहते हैं। इन 3 चीज की आपको कभी भी नॉन कॉन्टिन्यूस नहीं करना है, मतलब कॉन्टिन्यूस वर्ब में नहीं परिवर्तित करना है, उन्हें हम नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब कहते हैं। क्योंकि हमें पता है कि कॉन्टिन्यूस वर्ब वो होती हैं जिसमें आईएनजी लगता है, और जिसमें नहीं लगता वो होती है नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब। तो इन नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब का इस्तेमाल किसमें नहीं किया जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कभी भी नहीं किया जाता। इनको 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया हुआ है। पहले हम देख लेते हैं मेंटल एंड इमोशन, यानी ऐसी कुछ वर्ब्स जो कि दिमाग और इमोशन यानी भावनाओं से जुड़ी हुई हैं। जैसे कि पहला देखिए दोस्त, रिमेंबर यानी याद करना। ये वर्ब का कभी भी रिमेंबरिंग मत कीजिएगा क्योंकि ये कौन सी वर्ब है, नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब है। उसके बाद रियलाइज करना, एहसास होना, ये भी क्या है हमारा नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब है। रिकॉग्नाइज यानी पहचानना, ये भी हमारी नॉन कॉन्टिन्यूस है। और जब कभी भी मैं नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब के बारे में कह रहा हूं इसका मतलब इनकी आईएनजी फॉर्म कभी भी नहीं चेंज होगी, यानी ये कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं आएंगे, ये कभी भी कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं आते, जितने भी ये मैंने लिखे हुए हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कौन कौन से हैं हमारी मेंटल और इमोशन से, रिमेंबर, रियलाइज, रिकॉग्नाइज, फील, अंडरस्टैंड, डाउट, इमेजिन, बिलीव, लव, हेट, एंग्री, यानी इनका आईएनजी फॉर्म कभी भी नहीं होगा। ठीक है,
दूसरी हमारी जो नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब है वो दोस्त क्या है, सेंसेस। सेंसेस यानी इंद्रियां। तो जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों की जो वर्ब्स होती हैं, उनके तहत जो हम क्रिया करते हैं, वो हमारी क्या कहलाते हैं, सेंसेस कहलाते हैं। तो इनका कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं होगा। वो कौन कौन सी होंगी दोस्त, सी, सीम, अपीयर, टेस्ट, स्मेल, टेस्ट, सॉरी दो बार टेस्ट हो गया, टच और हियर। यानी ये जो कुछ ऐसी इंद्रियां यानी सेंसेस हैं जिनकी आईएनजी फॉर्म कभी भी नहीं होगी। उसके बाद एग्री, डिसएग्री, प्लीज, मीन, वांट, इंप्रेस, सेटिस्फाई, डिनाई, ये किसके हैं, कम्युनिकेशन के। और ये कभी भी इनका भी आईएनजी फॉर्म नहीं किया जाएगा। और आपको परीक्षा में क्या कहा जाएगा कि इनकी आईएनजी फॉर्म दी जाएंगी और आपको यह पहचानना है कि इनकी कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं होती। और जिन वर्ब्स की आईएनजी फॉर्म नहीं होती वो क्या होते हैं, हमारे नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब। और जिनकी आईएनजी फॉर्म होती है वो होती है हमारी कौन सी, कॉन्टिन्यूस वर्ब। तो ये नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब आप लोगों को याद करना है, रखना है और परीक्षाओं में पहचानना है कि इनका कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं होगा। और जब इनका आईएनजी फॉर्म नहीं होगा तो प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस सेगमेंट में भी इनका इस्तेमाल कभी मत कीजिएगा, कभी भी नहीं करना। यह चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये हमारी नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब है, इन्हें आप जरूर लिखिएगा और याद जरूर कीजिएगा। अब हम देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का दूसरा रूल। चलिए देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेकंड रूल, जो कि कहता है दोस्त कि जब कभी भी सेंटेंस की शुरुआत नाउ और डेज या दीज डेज से हो, ठीक है। अब ये नाउ और डेज और दीज डेज का अर्थ क्या है, तो नाउ और डेज का अर्थ होता है, जो मैंने हिंदी में ऊपर लिखा हुआ है उसका अर्थ है आजकल, और दीज डेज का अर्थ होता है इन दिनों। जब कभी भी ऐसे दो फ्रेज से वाक्य की शुरुआत होती है, फ्रेज यानी वाक्यांश से, अगर ऐसे वाक्यांश से वाक्य की शुरुआत होती है तो हमेशा ध्यान रखें जो उसके बाद आने वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होगा या उसके बाद जो आना होगा वो होगा हमारा प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। कौन से सेंटेंस का इस्तेमाल किया जाता है, केवल और केवल प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल करना है, ना ही पास्ट के कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल किया जाएगा, ना ही फ्यूचर के कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल किया जाएगा। केवल और केवल इन शब्दों से यदि वाक्य की शुरुआत होती है तो आपको इस्तेमाल करना है दोस्तों किसका, इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। और आपको ऐसा भी दिया जा सकता है कि इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को आगे लिख दिया जाए और इसको पीछे लिख दिया जाए, तब भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का ही इस्तेमाल करना है। यह चीज आप हमेशा ध्यान रखें। अब हम इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं और उनमें कुछ गलतियां देखते हैं और समझते हैं कि परीक्षा में किस तरीके से गलतियां दी जा सकती हैं। चलिए देखते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से रिलेटेड हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल में कुछ गलतियां हैं उन्हें सुधारेंगे। हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में दो रूल्स देखे। पहला रूल ऐसा जिसमें नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब कभी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इस्तेमाल नहीं की जाती। दूसरी चीज हम लोगों ने देखा कि नाउअडेज और दीज डेज वाक्य की शुरुआत में लगे या अंत में लगे, उसके साथ में जो वाक्य बनेगा वो केवल और केवल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का बनेगा। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और उसके थ्रू समझते हैं। जैसे कि आई एम अंडरस्टैंडिंग यू, ये अंडरस्टैंडिंग वर्ड जो मैंने आप लोगों को बताया था मेंटल और इमोशन से संबंधित है। और मेंटल और इमोशन में फर्स्ट कैटेगरी हम लोगों ने कैटेगराइज की थी, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब है और ये नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब होती है तो कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं आता। मतलब क्या होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए अंडरस्टैंड। और पहली चीज, जब ये आईएनजी फॉर्म में नहीं होगी तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी नहीं होगा। इसका जो सेंटेंस बनना चाहिए वो ये होना चाहिए, आई अंडरस्टैंड यू। क्लियर है दोस्त। उसके बाद दूसरा देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है दिस इज साउंडिंग गुड, दिस इज साउंडिंग गुड। ये हम लोगों ने देखा था सेंसेस में। अब जो हमारे सेंसेस होते हैं, सेंस में मैंने आप लोगों को वर्ड दिखाया था साउंड। साउंड कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं होना चाहिए, यानी कॉन्टिन्यूस वर्ब में नहीं होना चाहिए। इसका होना चाहिए साउंड, लेकिन यहां पर इस भी नहीं आना चाहिए क्योंकि ये साउंड जो है नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब है और जो नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब होती है उसमें आईएनजी नहीं रहती, और जब आईएनजी नहीं है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी इस्तेमाल नहीं की जाएंगी, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब इज भी नहीं आना चाहिए। इसका यदि आपको बनना है तो दिस साउंड्स गुड होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब होता है सुनकर अच्छा लगा। उसके बाद तीसरा है शी इज सीइंग फोटोज, शी इज सीइंग फोटोज, वो फोटोज देख रही है। तो सीइंग मैंने एक वर्ड बताया जो कि आपको किस में देखने को मिला था, सेंसेस में, और जो कि क्या है दोस्त, सी होता है।
कभी भी ये आईएनजी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब है, और जब आईएनजी नहीं होगा तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इस्तेमाल नहीं होगा, और जब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इस्तेमाल नहीं होगा तो इज भी हटना चाहिए। इसका क्या होना चाहिए? शी सीज। क्या होना चाहिए? शी सीज फोटो। क्लियर है? उसके बाद हम लोगों ने देखा था नाउ-अ-डेज या दीज डेज से शुरू होने वाले वाक्य, या नाउ-अ-डेज और दीज डेज वाक्य के अंत में इस्तेमाल हो, तो इनके साथ हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के सेगमेंट का ही स्ट्रक्चर यूज किया जाता है। जैसे कि यहां पर हम लोग देख रहे हैं नाउ-अ-डेज से वाक्य की शुरुआत हुई है, और नाउ-अ-डेज के बाद लिखा हुआ है दूसरा सेंटेंस जो कि कोविड केसेस गो अप। हम लोगों ने देखा है कि नाउ-अ-डेज यानी इन दिनों। अब इन दिनों के बाद जो है सेंटेंस किस में होना चाहिए? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होना चाहिए। अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ना होकर ये किस में दोस्त? प्रेजेंट के सिंपल में। हमें इसे किस में करना चाहिए? हमें इसे बनाना है दोस्त प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। तो कोविड केसेस, अब ये केसेस बहुत सारे हैं इसलिए गो अप तो नहीं होना चाहिए, केसेस बहुत सारे हैं, तो यहां पर हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? आर। आर के बाद गो का आईएनजी फॉर्म हो जाएगा दोस्त, क्या होगा? कोविड केसेस आर गोइंग अप। क्लियर है दोस्तों? ये होना चाहिए था। उसके बाद लास्ट एग्जांपल है, क्या कहता है? शी डज न्यू जॉब, वो नई जॉब करती है। ठीक है? दीज डेज, अब मैंने कहा था आपको नाउ-अ-डेज और दीज डेज वाक्य की शुरुआत में या अंत में लगे तो उसके साथ जो वाक्य बनेगा वो हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का होगा। तो यहां पर वाक्य के लास्ट में बना हुआ दीज डेज यानी इन दिनों। इसका अर्थ क्या हो गया? इन दिनों। अब इन दिनों के जो मैं कह रहा हूं कि उसके साथ वाला जो वाक्य होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। लेकिन ये किस में है दोस्त? प्रेजेंट के सिंपल में। तो इसमें आना चाहिए शी इज डूइंग, कॉन्टिन्यूस में होना चाहिए। तो शी इज डूइंग न्यू जॉब दीज डेज। क्लियर है दोस्तों? आई होप कि एग्जाम्पल आपको समझ में आए होंगे और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के दोनों रूल भी समझ में आए होंगे। अब हम देखेंगे फ्यूचर का सिंपल, जिसमें क्या रूल होता है क्या नहीं होता है उसके बारे में देखते हैं। चलिए देखते हैं। अब हम देखेंगे फ्यूचर का सिंपल। फ्यूचर टेंस के कुछ रूल्स हैं। फ्यूचर में पहले सिंपल सेगमेंट को देखते हैं और सिंपल सेगमेंट के रूल को जानते हैं। केवल और केवल इसमें एक ही रूल है, और वो रूल क्या है दोस्तों उसको समझते हैं। फ्यूचर सिंपल में ये है दोस्त कि फ्यूचर के इसमें आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि जब कभी भी वाक्य की शुरुआत या किसी सेंटेंस के पहले आपका इफ लगा हो, व्हेन या व्हाइल लगा हो, बिफोर और आफ्टर लगा हो, एज सून एज लगा हो, या अंटिल और अनलेस लगा हो, ये बात ध्यान से सुनिएगा। इफ लगा हो, व्हेन लगा हो, व्हाइल लगा हो, या एज सून एज लगा हो, और अंटिल या अनलेस लगा हो, जब कभी भी वाक्य की शुरुआत इससे हो, इन शब्दों से हो, और इनके अर्थ मैंने लिख दिए हैं, आप इन्हें जरूर याद कर लीजिएगा। जब कभी भी वाक्य की शुरुआत इन शब्दों से होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा उसके बाद जो सेंटेंस आएगा वो कभी फ्यूचर का नहीं होना चाहिए। वो कभी भी फ्यूचर का नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्हें क्या कहा जाता है? ये जो शब्द होते हैं ना दोस्त, इन्हें कहा जाता है कंडीशनल वर्ड्स। क्या कहते हैं? कंडीशनल वर्ड्स। हमेशा ध्यान रखना। और एक चीज और ध्यान रखना, ये चीज हमेशा आपको ध्यान में रखना है, इन सभी शब्दों को कंडीशनल वर्ड्स कहते हैं। कौन से शब्द कहते हैं? कंडीशनल वर्ड्स। और जब कभी भी कंडीशनल वर्ड्स आते हैं तो इनके बाद में जो ये सेंटेंस आता है वो कभी फ्यूचर का नहीं होता। अभी तो ये कुछ 5 हैं, इसके अलावा भी जितने भी कंडीशनल वर्ड्स होंगे ना, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि उनके बाद कभी भी जो सेंटेंस आएगा वो फ्यूचर में नहीं होगा। वो पास्ट में हो सकता है, वो प्रेजेंट में हो सकता है, पास्ट के किसी भी सेगमेंट में हो सकता है, प्रेजेंट के किसी भी सेगमेंट में हो सकता है, लेकिन कभी भी वो फ्यूचर में नहीं होगा और ना ही वो फ्यूचर के किसी सेगमेंट में होगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। तो केवल और केवल क्या चीज ध्यान रखनी है? इन सब को कहा जाता है कंडीशनल वर्ड्स। कंडीशनल वर्ड्स में मैं आपको एक नया टॉपिक अलग से पढ़ाऊंगा, इसीलिए कंडीशनल वर्ड्स और कंडीशनल स्टेटमेंट को मैं ज्यादा बता नहीं रहा हूं। केवल आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये फ्यूचर सिंपल से रिलेटेड है। तो हमेशा क्या ध्यान रखना है? ये कॉन्सेप्चुअली बातें हैं कि कंडीशनल वर्ड्स जहां कहीं भी लगते हैं, इन शब्दों के बाद जो सेंटेंस आता है, तुरंत बाद जो सेंटेंस आता है उसमें विल और शैल का कभी इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है। या फ्यूचर का किसी भी सेगमेंट का इस्तेमाल नहीं होता। किसके बाद? कंडीशनल वर्ड्स के बाद। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल।
जो हम लोगों ने रूल पढ़ा है फ्यूचर का सिंपल, जिसमें मैंने आपको बताया जितने भी कंडीशनल वर्ड्स मैंने बताए, उन कंडीशनल वर्ड्स के बाद तुरंत बाद जो सेंटेंस आएगा उसमें कभी भी विल और शैल यानी फ्यूचर के किसी भी सेगमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता, और उन शब्दों को कंडीशनल वर्ड्स कहा जाता है। कंडीशनल वर्ड्स उन्हें कहा जाता है जो शर्त बताते हैं। आइए उनके कुछ उदाहरण देखते हैं और फिर समझते हैं कि किस तरीके के एरर हमें परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है दोस्त, शी विल नॉट अलाउ मी टू स्टे एट हिज होम अंटिल आई विल नॉट अपोलोजाइज टू हर। अब यहां पर देखिए कि आपको वो कंडीशनल वर्ड कहां दिख रहा है, सेंटेंस की शुरुआत में या फिर यहां? तो देखिए बीच में दिख रहा है अंटिल। अंटिल का अर्थ होता है जब तक नहीं। और एक चीज और मैं बता देता हूं, अंटिल और अनलेस ये खुद ही नेगेटिव है, इसीलिए ये कभी भी नॉट के साथ इस्तेमाल नहीं होते। इनके साथ कभी भी नॉट मत लगाइएगा। इनके आगे जो भी सेंटेंस होगा उसमें नॉट नहीं लगाना है। दूसरी चीज, विल का भी इस्तेमाल हमें नहीं करना, या शैल का इस्तेमाल हमें कभी भी नहीं करना। ये चीज हमें ध्यान रखना है। अब हमने देखा था कि जहां कंडीशनल वर्ड आएगा उस कंडीशनल वर्ड के जस्ट बाद वाला जो सेंटेंस होगा उसमें हमको देखना है कि विल शैल तो नहीं आ रहा, कहीं फ्यूचर का सेंटेंस तो नहीं है। तो देखते हैं, अंटिल के बाद आ रहा है आई विल नॉट अपोलोजाइज टू हर। अब देखिए, शी विल नॉट अलाउ मी टू स्टे एट हिज होम, वो मुझे अलाउ नहीं करेगी यानी परमिशन नहीं देगी उसके घर पे रुकने के लिए। अंटिल का मतलब होता है जब तक नहीं, और मैंने कहा कि नॉट नहीं आता, तो पहली चीज ये नॉट काट दीजिए। तो अंटिल यानी जब तक मैं उससे माफी ना मांग लूं। अपोलोजाइज का मतलब होता है माफी मांगना। तो आई विल तो आना नहीं चाहिए और ना ही शैल आना चाहिए, तो विल और शैल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कंडीशनल वर्ड के बाद जो भी सेंटेंस हो, तुरंत बाद जो भी सेंटेंस हो ना, उसके साथ शैल और विल यानी फ्यूचर का कोई भी सेगमेंट इस्तेमाल नहीं होता। और यहां पर देखिए विल का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो होना क्या चाहिए सेंटेंस? अंटिल आई अपोलोजाइज टू हर, दिस शुड बी द करेक्ट फॉर्म। ठीक है। उसके बाद when he will ask to me, यहां देखिए ये when जो है कंडीशनल वर्ड है, और हमने कहा है कि कंडीशनल वर्ड के बाद जो है वो फ्यूचर नहीं आना चाहिए। अब देखिए तुरंत बाद वाले में नहीं आना चाहिए। यहां पर एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, कॉमा के बाद अगर दूसरा सेंटेंस आता है तो उसमें शैल आए, विल आए, जो भी आना है वो आ सकता है। लेकिन when के या कंडीशनल वर्ड के जस्ट बाद वाले सेंटेंस में कभी भी विल या शैल यानी फ्यूचर के किसी भी सेगमेंट का इस्तेमाल नहीं होगा। दूसरे सेंटेंसेस में हो सकता है, लेकिन कंडीशनल वर्ड के तुरंत बाद वाले सेंटेंसेस में कभी नहीं हो सकता। तो when ये कंडीशनल वर्ड है, इसके तुरंत वाले वाक्य में देखिए ही विल आ रहा है। पहले इसका अर्थ समझते हैं। when he will ask to me, जब वो मुझसे पूछेगा, I shall explain her, तो मैं उसे बताऊंगा। अब ये जब वो मुझसे पूछेगा, तब पूछेगा तो मैं बताऊंगा। तो यहां पर जो विल है, विल नहीं आना चाहिए क्योंकि कंडीशनल वर्ड है। तो यहां पर ये होना चाहिए when he ask to me I shall explain him, this is the correct form। एंड नेक्स्ट यहां पर देखिए, यहां पर भी बिफोर एक कंडीशनल वर्ड है। अभी ये कंडीशनल वर्ड है तो इसके जस्ट बाद वाला जो सेंटेंस होना चाहिए वो दोस्त किस में होना चाहिए? वो होना चाहिए हमारा फ्यूचर में ना हो, प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, चलेगा, लेकिन फ्यूचर में नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कंडीशनल वर्ड है। अब ये कंडीशनल वर्ड होने के साथ साथ इसके जस्ट बगल में जो सेंटेंस है उसमें नहीं होना चाहिए, उसके दूसरे सेंटेंस में चलेगा, वहां कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कॉमा के बाद वहां चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बिफोर के बाद जो सेंटेंस है उसमें नहीं होना चाहिए, यानी कंडीशनल वर्ड के बाद नहीं होना चाहिए। पहले वो पहुंचे फिर मैं उससे मिलूंगा, है ना। तो पहले वो पहुंचे तो शी विल रीच, शी विल नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? शी रीच। ठीक है। तो बिफोर शी रीच आई शैल मीट हर, मैं उससे मिलूंगा। बात समझ में आई दोस्तों? तो जब कभी भी कंडीशनल वर्ड का इस्तेमाल किसी भी वाक्य में किया जाता है, चाहे वो बीच में हो चाहे वो वाक्य की शुरुआत में हो, जस्ट उसके तुरंत पास वाले वाक्य, जस्ट उसके बाद वाले वाक्य में विल और शैल का इस्तेमाल कभी नहीं करना। उसके बाद वाले में हो तो चलेगा, लेकिन जस्ट उसके तुरंत बाद में कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई हो। अब हम नेक्स्ट रूल को देखेंगे जो कि लास्ट रूल है हमारे टेंस के एडवांस लेक्चर का, और वो है दोस्त हमारा
फ्यूचर का परफेक्ट। तो चलिए उसे देखते हैं। अब हम देखेंगे फ्यूचर के परफेक्ट का, कि फ्यूचर के परफेक्ट का नियम क्या है, रूल क्या है। तो लास्ट रूल है ये फ्यूचर के परफेक्ट। फ्यूचर का परफेक्ट में क्या होगा दोस्त, पहले फ्यूचर के परफेक्ट का सेगमेंट क्या है, तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर दो एडवर्ब ऑफ टाइम लगेंगे, बाय और टिल, बाय और टिल। लेकिन किसके बाद लगेगा दोस्त, हमेशा ध्यान रखिएगा जब कभी भी आप एडवर्ब ऑफ टाइम लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट के बाद लगाना है। यह चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, किसके बाद लगाना है, ऑब्जेक्ट के बाद में, और उसके बाद आपको टाइम लिखना जरूरी है। यह है कहां का, फ्यूचर का। तो यहां पर टाइम कहां का आएगा, फ्यूचर का। बाय और टिल का इस्तेमाल किया क्यों जाता है, एंड टाइम को बताने के लिए। कौन से टाइम को बताने के लिए, एंड टाइम को बताने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्त, बाय का और टिल का। लेकिन वो एंड टाइम कौन सा होना चाहिए, फ्यूचर का होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए दोस्त, फ्यूचर का होना चाहिए। ये चीज क्लियर है। अब हमें देखना है कि बाय का अर्थ होता है तक, टिल का अर्थ होता है तक। अब ये दोनों किस सेगमेंट में इस्तेमाल किए जाते हैं, फ्यूचर के परफेक्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं। पहली चीज, दोनों के अर्थ होते हैं तक और तक। अब इन दोनों का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है कि भविष्य में आप किसी काम को खत्म करेंगे, उसको बताने के लिए, उसके काम मतलब उस अंत वाले समय को बताने के लिए, एंड टाइम को शो करने के लिए आपको बाय और टिल का इस्तेमाल करना है। पहली चीज, इसका इस्तेमाल हमेशा सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी जो सेगमेंट, जो हमारा स्ट्रक्चर होता है बाकी का, ऑब्जेक्ट के बाद लगता है और उसके बाद जो टाइम लगेगा वो फ्यूचर का लगेगा। इनका अर्थ होता है तक। अब बाय का इस्तेमाल कब होता है, जब बाउंडेशन ऑफ टाइम हो, यानी कि मान लीजिए आपने मुझे कोई काम दिया और वो कहा है कि आपको आज जो समय है वो मान लीजिए 2022 का है, और आपने मुझे कहा है कि वो 2021 तक वो काम 2023 तक वो काम खत्म हो जाना चाहिए। क्लियर है। अब ये जो समय है वो फ्यूचर का है और ये जो समय है वो क्या है, प्रेजेंट का है। आपने कहा यहां तक वो काम हो जाना चाहिए, मतलब एंड टाइम क्या है हमारा, 2023। ठीक है। अब ये भविष्य का भी समय है, तो मैंने कहा है कि एंड टाइम के लिए और भविष्य के एंड टाइम के लिए आपको इस्तेमाल करना है बाय और टिल का। अब समझिएगा, अब मैंने जो काम, आपने मुझे 1 साल की समय अवधि दी है, आपने मुझसे कहा है कि 2023 तक वो काम करें, तो इसका अर्थ है बाय, यानी इससे एक भी दिन एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। एक भी दिन 2023 के दिसंबर 31 तक वो काम हो जाना चाहिए, उससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, तो बाय का इस्तेमाल करना है। लेकिन आप कहते हैं कि आप वो काम करके दे मुझे 2023 तक, और आप टिल का इस्तेमाल करते हैं, तो यहां पर जो है वो समय सीमा से थोड़ा समय आप ले सकते हैं, थोड़ा सा समय उसमें लग सकता है। तो टिल का इस्तेमाल किया जाता है अप्रोक्सीमेटली टाइम के लिए। देखिए, बाय का इस्तेमाल तक के सेंस में बाउंडेशन ऑफ टाइम, यानी टाइम की बाउंडेशन है, इससे वो बढ़ नहीं सकता। लिमिटेशन ऑफ टाइम, यानी इससे बढ़ेगा नहीं। क्लियर है। यानी समय सीमा के अंदर कोई काम खत्म हो, 2023 इसके अंदर ही अंदर वो काम खत्म होना चाहिए, इससे एक दिन भी एक्स्ट्रा नहीं, तो बाय का इस्तेमाल। और टिल का इस्तेमाल तक के सेंस के लिए किया जाता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली टाइम, अप्रोक्सीमेटली टाइम मतलब लगभग लगभग 2023 के पहले हो जाए, 2023 पे ही हो जाए, या 2023 के कुछ दिन आगे भी बढ़ जाए, यानी समय सीमा से अधिक समय भी लग सकता है, तो टिल का इस्तेमाल। बात समझ में आई। तो बाय का इस्तेमाल किया जाता है कि जो दी गई समय अवधि है उसके अंदर ही अंदर उस काम को करना है, तो बाय का इस्तेमाल। और टिल का इस्तेमाल कि थोड़ा सा समय आगे लग सकता है, तो टिल का इस्तेमाल। और बाय और टिल केवल और केवल एंड टाइम बताते हैं। ये केवल और केवल फ्यूचर परफेक्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं, और इनका इस्तेमाल, एक का इस्तेमाल होता है बिल्कुल उस समय के अंदर समाप्त करना, यानी बाय, और थोड़ा सा अधिक समय लग सकता है, तो टिल। अब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे और एग्जाम्पल के तहत समझते हैं कि भाई कहां पर बाय और कहां टिल आना चाहिए। चलिए तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं, उसके तहत आपको समझ में आएगा कि कहां बाय का इस्तेमाल होगा और कहां टिल का। देखते हैं एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है, माई फाइनल एग्जाम विल हैव स्टार्टेड टिल नेक्स्ट मंथ।
उसको ये कंफर्म नहीं है कि उसके एग्जाम श्योरली यानी पक्के तौर पर उसके अगले महीने से शुरू होंगे, लेकिन हो सकता है उसने केवल और केवल ये बातें सुनी हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि अगले माह से शुरू हो जाएंगे, लेकिन श्योर नहीं है। और जब श्योर नहीं है तो हो सकता है अगले महीने से अगले महीने लग जाए। तो इसीलिए यहां पर टिल का इस्तेमाल किया गया है। मेरे फाइनल एग्जाम अगले माह तक शुरू हो जाएंगे, हो चुके होंगे, ठीक है, लेकिन श्योर नहीं है तो टिल, हो सकता है समय अधिक लग जाए। उसके बाद रोहन डेफिनेटली, अब यहां पर डेफिनेटली कह दिया मतलब पक्का, अब उसने कह दिया पक्का, तो रोहन डेफिनेटली विल हैव कंप्लीटेड हिज होमवर्क। रोहन अब पक्का उसका होमवर्क कंप्लीट कर लेगा, कब तक? बाय टुनाइट। अब ये डेफिनेटली कह दिया, इसीलिए यहां पर बाय टुनाइट आ गया। बात समझ में आ रही है? अगर उस काम की श्योरिटी है कि इतने टाइम पीरियड के अंदर वो हो जाएगा, उससे एक समय भी अधिक नहीं लगेगा, तो बाय, और श्योरिटी नहीं है तो वहां पर आता है टिल। मुझे आशा है आप लोगों को यह समझ में आया होगा और हमारा वीडियो लेक्चर जो लेक्चर नंबर 3 है टेंस का, वो हमारा पूरा कंप्लीट होता है। आशा करता हूं आप लोगों को समझ आया हो। अगर कोई भी आपको मतलब क्वेरी हो या आपको किसी चीज में कोई डाउट हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं और मुझे पूछ सकते हैं कि आपको क्या क्या डाउट है या क्या दिक्कतें हैं, या वीडियो के दौरान कोई दिक्कतें आ रही हैं तो आप मुझे उन चीजों को भी मेरे साथ साझा कर सकते हैं। तो अब मैं विदा लेता हूं आपसे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।